हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन के एक और पार्ट को देखेंगे और इसके पहले का वीडियो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा जीआईसी का परीक्षा होने वाला है उसमें सिलेबस भी हमने डाला है और उस सिलेबस के अनुसार ही हम लोग सामान्य अध्ययन का तैयारी करेंगे। जिसमें से 40 नंबर के प्रश्न, आपके 40 क्वेश्चन रखे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे आपके जीआईसी के परीक्षा में, और जिसमें से 40 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन से और 80 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से। तो ये 40 प्रश्न आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग करने वाला है और सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियो आप लोग जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा और उसमें जो है एक पार्ट हम लोग जो है सामान्य अध्ययन का पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये जो है भूमध्य रेखा है। आपकी भारत की स्थिति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ निचला हिस्सा होता है भारत का। मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पे आपका दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और ये गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में भारत पाया जाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है क्या? ये दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और एक प्रश्न और पूछता है, कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा कहाँ पे लगभग दिन रात समान होता है? तो भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर पूरा दिन रात जो है समान रहता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सूची दिया गया है, इधर एक तरह ग्रह का नाम है और सूर्य से उनकी दूरी बताना है। तो बुध ग्रह देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए सन है, सूर्य है। ठीक है, तो उसके बाद सूर्य, बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से आपके ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक बुध है, तो बुध भी सबसे सूर्य से नज़दीक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे नज़दीक कौन सा दिख रहा है? तो 0.4 AU। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। ठीक है, तो बुध सबसे नज़दीक है तो 0.4, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र आपका। तो शुक्र जो है देख लीजिए, इसमें से सबसे कम कौन है, उससे कम कौन है? तो 0.7 ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पृथ्वी आएगी, तीसरा नंबर पृथ्वी का है। तो इसमें से देख लीजिए पृथ्वी 1.5 AU है। ठीक है, फिर मंगल है। ठीक है, 1.5 AU है। ठीक है, तो ये क्रम से लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ग्रह का क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो जो जितनी दूरी पर होगा उसकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो आप लोग इसमें से मिलान कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बुध सबसे नज़दीक है तो सबसे कम, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा वंदे मातरम है। ठीक है, किसकी रचना कौन किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। ठीक है, मूलतः संस्कृत में रचित यह गीत आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ठीक है,
सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। तो सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। ठीक है। संवैधानिक सुधार अधिनियम जो है, अधिनियम के अध्याय 4 में, इसके अध्याय 4 में खंड 3 में, ठीक है, 4 और 5 के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगता है। ठीक है। यह कानून जो है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बजट घाटा बराबर होता है कुल व्यय बराबर कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय माइनस होगा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। ठीक है। सरकार के कुल व्यय में दोनों मदें आती हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इस प्रकार कुल प्राप्तियों में उक्त दोनों मदों से प्राप्त आय शामिल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसके ठीक 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई, ठीक है, इनको अस्थाई और ये अस्थाई थे। ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। और बी.एन. राव को जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो अनुच्छेद 315। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, और अनुच्छेद 317 जो है, ठीक है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना, निलंबित किया जाना, और अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख है। ठीक है। तो 15, 16, 17, ठीक है, और 20 ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 15 में जो है गठन है 315 में, और 16 में जो है सदस्यों की नियुक्ति है। ठीक है। और 17 में जो है हटाया जाता है, किसी सदस्य को हटाना हो तो 317 के तहत हटाया जाता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। और 20 जो है वो लोक सेवा आयोग के कृतियों का उल्लेख उसमें मिलता है, इसके कृतियों का उल्लेख मिलता है 20 में। ठीक है। तो 15, 16, 17, 20 ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इसको आप लोग तीनों चारों को देख लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है, क्या अर्थ होता है सरकारी विधेयक का? तो संसद के दोनों सदनों में किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को जो है सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक है।
संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं, किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गैर सरकारी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। तो 10वां नंबर प्रश्न है ये। ठीक है, तेलंगाना का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? ठीक है, तो के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल जो है 2014 से लेकर के 2018 तक रहा। ठीक है, 6 सितंबर 2018 से ही वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे और दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वह पुनः मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि तेलंगाना अलग राज्य बना है, हाल ही में बना था, तो उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित सारे प्रश्नों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार कुछ प्रश्नों को बनाया जाता है और उसके आधार पर कुछ प्रश्न आप लोग खुद बनाइएगा। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आप लोग ज़रूर उसको तैयार कीजिएगा, इस परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 2 दिया गया है, सूची 1 सूची 2, इधर कैबिनेट मंत्री हैं या पोर्टफोलियो है, कौन सा उनके मंत्रालय है? तो ये 2014 का था, 2014 में पूछा गया था। तो वर्तमान में अरुण जेटली तो एक्सपायर कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, गृह मंत्रालय जो है ये किसके पास है? तो अमित शाह जी के पास है। ठीक है, अमित शाह के पास है गृह मंत्रालय है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल के पास है। और वित्त मंत्री जो हैं ये कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, सीतारमण है। और विदेश मंत्रालय किसके पास है? तो विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास। ठीक है, एस जयशंकर के पास है। और रक्षा मंत्रालय यहाँ पे देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। ठीक है, तो ये 2014 का प्रश्न था। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो मंत्रालय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा मंत्रालय किसके पास है इसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और इसका नाम चेंज भी हुआ है, हीरो फेडरेशन कप हो गया है। ठीक है, हीरो फेडरेशन कप, इसको याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है 1977 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हीरो फेडरेशन कप। और फेडरेशन कप पुराना नाम था, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, देख लीजिए यहाँ पहली भारतीय महिला से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 1970 में, ठीक है, 1970 में बैंकॉक में संपन्न हुए एशियाई खेलों में जो है 400 मीटर की दौड़ में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, तो पहली महिला से भी क्वेश्चंस को रखा गया था पिछली परीक्षाओं में, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। करंट से भी और जीएस जीके दोनों से भी आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से रखिएगा। 2 सूची दिया गया है, देश है और राष्ट्रमंडल खेलों में कुल पदकों की संख्या। तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल है ये 2014 का था। ठीक है, 2014 का था। तो 2014 में पदकों की ये जो श्रेणी था उसमें जो है सही था आपका, इंग्लैंड पाया था 174 और कनाडा पाया था 82 और ऑस्ट्रेलिया 137 और भारत का स्थिति था 64। ठीक है, तो ये 2014 का था। अब 2018 का जो हुआ है राष्ट्रमंडल खेल, उसमें जो है इंग्लैंड पाया था आपका 136। ठीक है, और कनाडा आपका पाया था कितना, 82। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया पाया था सबसे ज़्यादा, पहले स्थान पे था 198 स्वर्ण पदक कुल पदकों की संख्या थी। और भारत का था
66, ठीक है। भारत 64 था पहले और 66, ठीक है। तो ये लेटेस्ट जो है डाटा है, आप लोग याद रखिएगा। इंग्लैंड का 136 था, कनाडा का 82 था और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा 198 था, पहले स्थान पे था। और भारत का जो था वो 66 था, ठीक है। और 2018 का ये राष्ट्रमंडल खेल जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल के बीच हुआ, ठीक है। और कुल इसमें 71 देश भाग लिए थे, ठीक है। यह 21वां राष्ट्रमंडल खेल था, ठीक है। और ये इतना पॉइंट आप लोग इसमें याद रखिएगा 2018 के राष्ट्रमंडल खेल से, ठीक है। ये पुराना डाटा है, ये 2014 का डाटा था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर को चयन करना है यहाँ पे। तो शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय की समझने पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, तो ये गलत है, ठीक है। उनके व्यक्तित्व पर नहीं निर्भर करती। कोई ज़रूरी नहीं कि जिसका व्यक्तित्व सही हो वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, जिसका मतलब आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और सी देख लीजिए, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है, तो ये भी गलत है। और डी है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सोचने की शक्ति का विकास करना है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला और अंतिम सही हो रहा है, तो ये कोड नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए और डी सही हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कहा था, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। एक अच्छा अनुसंधान कितने चरणों में होता है? पहली बात तो आप जान जाइए, 4 चरणों में होता है। तो इसको चरणबद्ध तरीके से क्रम से लगाना है। तो इसका पहला चरण होता है, अच्छे अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? उद्देश्यों की स्थापना, तो ये पहले स्थान पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आंकड़ों को एकत्र करना, ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पे आ जाता है। फिर आंकड़ों का जो मिलता है उसका विश्लेषण किया जाता है, ये तीसरे स्थान पे आ जाता है। फिर निष्कर्ष आपका निकाला जाता है, ये चौथे स्थान पे आ जाता है, ठीक है। तो पहले आपका हो जाएगा ए, फिर आपका हो जाएगा सी, उद्देश्य की स्थापना करना, फिर आंकड़ों को एकत्र करना, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना, फिर जो है इसको निष्कर्ष निकालना। तो ए सी बी डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? फलांक की त्रुटि किसको माना जाता है? तो प्रत्युत्तर की त्रुटि जो होती है वही फलांक की त्रुटि कही जाती है, ठीक है। प्रत्युत्तर की त्रुटि जो होती है वो फलांक की त्रुटि कही जाती है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ये, वह चर जिसका हम औसतांक या माध्य जिसको कहते हैं तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं? तो माध्य और मानक विचलन किस मापनी द्वारा नापे जाते हैं? तो ये अंतराल मापनी के द्वारा मापे जाते हैं, ठीक है। अंतराल मापनी से प्राप्त मापन परिणामों पर गणितीय तथा सांख्यिकीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। उन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, सहसंबंध तथा अन्य सांख्यिकीय गणना करने और अपने शोध अध्ययन के प्रदत्तों का संकलन या विश्लेषण करने के लिए जो है उसे जितने भी गणितीय और सांख्यिकीय संक्रियाओं की जरूरत है वह सब इस मापनी की सहायता से उपलब्ध किया जा सकता है, ठीक है। वो अंतराल मापनी कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य होता है विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन, तो ये तो होता ही है। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी होता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा पर्यवेक्षण, तो ये सही है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, निम्नलिखित का कौन शब्द संक्षेप गलत है? ये नाम दिया है और उसका फुल फॉर्म आगे दिया है, तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो ALGOL का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये तो सही है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये भी सही है।
CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो ये भी सही है। और 5GPL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये गलत है, ठीक है। 5GL होगा, ठीक है, 5GL होगा सिर्फ, ठीक है, ये P नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा आपका ये, और ये P नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो शॉर्ट नेम होगा वो 5GL, ठीक है, ये होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 4 ईमेल एड्रेस दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला में है राम स्टार, पहले बात तो ईमेल पते में यहाँ पे स्टार नहीं रहता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ram/shyam@yahoo.com, ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है, ये भी सही है, ये सही है भी। और राम/श्याम/ फिर स्लैश कर दिया, यहाँ पे @ होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा दूसरा भी। और डी है आपका ram2shyam@yahoo.com, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी और डी आपका सही है, तो बी में आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, जब आप लोग ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो वहाँ पे स्टार नहीं लगता पहली बात, ठीक है, और स्टार ये तो गलत हो जाएगा उसी अनुसार। और यहाँ पर देख लीजिए 2 बार स्लैश कर दिया है, यहाँ पे @ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे @ नहीं किया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी और डी इसमें से 2 सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो पहला देख लीजिए, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, तो बिल्कुल सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ठीक है, ईमेल का ये फुल फॉर्म है, www का ये फुल फॉर्म है, तो बिल्कुल सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये गलत है, कंट्रोल नहीं होता है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, सेंट्रल, इसको याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता तब से, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। और ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता ही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार ये आपका गलत हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, क्या होगा, सेंट्रल होगा। 23 नंबर प्रश्न है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी, ये पूछ रहा है। गंदे पानी पीने से कौन सी बीमारी फैलेगी, सीधा सीधा आप लोग जान लीजिए। तो गंदे पानी पीने से सबसे ज़्यादा बीमारी सबसे ज़्यादा फैलता है टाइफाइड, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। टाइफाइड जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। टाइफाइड जो है पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। गंदे पानी, संक्रमित जूस या पेय के साथ जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। टाइफाइड की संभावना किसी संक्रमित व्यक्ति के जूठे खाद्य पदार्थ के खाने पीने से भी हो सकती है, ठीक है। वहीं दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से भी ये संक्रमण हो जाता है, ठीक है। पाचन तंत्र में पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या जो है बढ़ जाती है, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन होते हैं, CO2 होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है, और N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, और F6 होता है, और कौन होता है, NF3 होता है, ठीक है, आदि शामिल होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, CFC है, NF3 है, तो ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये नहीं है। 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था, यानी थीम क्या था 2014 के लिए? तो 2014 विषय था छोटे द्वीप विकसित राज्य, ठीक है, होते हैं और अपनी आवाज़ उठाओ न कि समुद्र स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन, ये था 2014 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम, ठीक है। और 2019 का आप लोग जान लीजिए, 2019 में
जो थीम था वो था वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, इसको याद रखिएगा, वायु प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम 2014 का था छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन, और 2019 का था वायु प्रदूषण, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डाटा है, इसको याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन था क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ठीक है। यह ग्रीन हाउस गैसों के विकास को कम करने से संबंधित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो आप लोग जानते होंगे जयदेव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न जोड़ों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है ये चुनना है आपको। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, तो ये तो पहले गलत हो गया। ये पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, रानाडे थे, इसको आप लोग याद रखिएगा, रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1870 में किया था इन्होंने, ठीक है, 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ये आपका गलत हो गया। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, ये सही है। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, सही है। और ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, तो डी भी सही है। तो बी सी डी आपका सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, केवल बी सी डी, और पहला इसमें से गलत हो गया था, ये रानाडे थे। अगला नंबर क्वेश्चन था पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें, तो आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट है, तो 20.8% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर 20% जो है ऑक्सीजन है। तीसरा नंबर प्रश्न है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची ये है, ठीक है, और उपयुक्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कच्छ वनस्पति कवर की प्रतिशत गिरते हुए क्रम का सही विकल्प चुनना है। तो ये था 2014 का, ठीक है, 2014 में सबसे फर्स्ट नंबर पे था पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर था गुजरात, दूसरे नंबर पे था, फिर तीसरे नंबर पे था अंडमान निकोबार, फिर चौथे नंबर पे था उड़ीसा, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है देखते हैं पश्चिम बंगाल सबसे जो है नंबर 1 पे फिर भी है। इसकी जो है कच्छ वनस्पति कवर प्रतिशत है ये 42.45% है, किसका, ये है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। दूसरे नंबर पे भी गुजरात दूसरे नंबर पे बना हुआ है, इसका है जो है 23.66%, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार भी बना हुआ है, इसका है 12.39%, ठीक है। और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है, और 6वें नंबर पे जाकर के आपका उड़ीसा है 5.04%, ठीक है। तो इसको क्रम याद रखिएगा, कम से कम आप लोग 10 राज्यों का इसको कच्छ वनस्पति कवर प्रतिशत का मान आप लोग डाटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये 2019 का डाटा था, बहरहाल ये तो वही सेम है, कुछ उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सही तो यही है आपका, पहले पे है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पे है गुजरात, ठीक है, तीसरे पे अंडमान निकोबार, और अगर देखा जाए तो 7वें पे है उड़ीसा, लेकिन 2 तो है नहीं, तो चौथे पर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें से सही हो रहा है।
तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके जीआईसी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की वैरायटी आप लोग देख लीजिए किस तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर सिलेबस की ज़रूरत है तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिलेबस को भी रख दिया है, वहाँ जा करके आप लोग दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।